अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमीज़ और आप देख रहे हैं पीएनएस न्यूज़ टुडे का ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में आज हमारे साथ मौजूद है औरंगाबाद शहर के मशहूर एडवोकेट खिज़र पटेल सर। खिज़र पटेल सर से आज हम बात करेंगे आज के हॉट टॉपिक पर, जो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम सब सुनते आ रहे हैं न्यूज़ में, अखबारात में कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। आइए सर से ख़ुद बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, एक लेमैन के लिए एक यूसीसी क्या है जो आजकल अखबार में चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना भी वो समझ लेता है, बट इसकी गहराई क्या है, व्हाट डज़ इट मीन, क्या डिटेल्स देना चाहेंगे? नहीं, यूसीसी ना बड़ा सिंपल अगर हम लोग समझे तो उसको 3 चीज़ों में बांट दें आप, यूनिफॉर्म, सिविल एंड कोड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना कि एक समान। उसकी अच्छी एग्जांपल जो बच्चों का यूनिफॉर्म होता है स्कूल के अंदर, सब एक जैसे लगे, राइट। सिविल मतलब नागरिक, आम इंसान। और कोड कहते हैं तरीक़ेकार, कि भाई आपको कुछ चीज़ कोड कर दी गई है कि आपको जो है ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार ये हो गए, इसको आप क्रॉस ना करें। तो ये तीनों मिलके बनता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब एक बड़ा तबक़ा है जो भारत में, मतलब आज़ादी के बाद से लेके अब तक, ये कहता है कि जब एक नेशन है तो एक लॉ होना चाहिए। भाई मुसलमानों के लिए जो है 4 शादियां क्यों, और एक गैर मुस्लिम हिंदू के लिए एक क्यों, एक के लिए तलाक़ इतना मुश्किल क्यों, एक के लिए तलाक़ इतना आसान क्यों। तो ये जो झगड़ा है ये चले आ रहा है, और कुछ लोग चाहते हैं कि ये सब के लिए समान कायदा हो। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हमारा मतलब भारत आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950s में, उसके बाद जब ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया। तो उसमें एक ये था जिसमें फंडामेंटल राइट्स थे। फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए था, और वो मैंडेटरी था कि गवर्नमेंट को किए जाए। उसके बाद जो है चैप्टर 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आते हैं डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी जो होती है। तो उसके अंदर ये है ना कि आर्टिकल 37 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बतलाए गए हैं, और उसके अंदर एक डायरेक्शंस दिए गए हैं कि भाई 1950s में तो कुछ फंडामेंटल राइट्स थे जो उसी वक्त इम्पोज कर दिए गए, इम्प्लीमेंट कर दिए गए। लेकिन ये था कि भाई जब भी स्टेट को इन सारी चीज़ों को भी लागू करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसी का हिस्सा है यूसीसी आर्टिकल 44 कि स्टेट ने जो है कोशिश करनी चाहिए कि पूरे मुल्क में जो है एक समान कायदा लागू हो हर सिटीजन, सब के लिए। तो ये है 44। और उसके अंदर जो लफ्ज़ है वो ये है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है स्टेट ने कोशिश करनी चाहिए। उसी तरीके से 37 से लेके 51 तक अलग अलग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। उसके अंदर एक ये है कि राइट टू एजुकेशन है। उस वक्त के इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, इकोनॉमी इंडिया की ऐसी नहीं थी कि राइट टू एजुकेशन सबके लिए लागू हो जाए। उसी तरीके से एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये है कि पंचायत राज लाया जाए, जो शुरू के मतलब अब फिर आज़ादी के कई दिनों के बाद, अगर मैं गलत ना हूँ तो 93 के बाद हमने पंचायत राज को मतलब धीरे धीरे लागू किया गया। उसके अंदर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये है कि पूरे मुल्क के अंदर गाय कशी ना हो, एक कानून बनाया जाए। देखा जाए तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनके लिए ये आसान है कि गाय जो है इसकी बंदी पूरे देश में लगा देना। अब यूसीसी इतना कंट्रोवर्शियल लॉ है तो उसके पीछे क्यों पड़ते हो? क्योंकि 41 से पहले ये आते हैं, 41 में 40 इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। उसमें नशाबंदी है, नशाबंदी आप बंद करें, ये तो आसान है ना गवर्नमेंट के लिए। उसी के साथ जो है जिस तरह से मैंने कहा कि गाय की मतलब पूरी मुल्क में बंदी ला ले, नशाबंदी हो, और इसी तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो सारे लोगों को काम धंधे में, कारोबार में, कि भाई किसी को कम ज़्यादा ना, इस पे कोशिश की जाए। उसी तरीके से वेल्थ में इक्वालिटी हो, कि कोई अमीर गरीब का जो तजाद है वो ख़त्म हो जाए। आज हमारे पास आज हमारे पास प्रॉब्लम ये है ना, पूरे देश के अंदर जो है 2% लोगों के पास 70% की जो इकोनॉमी है वो उनके कब्ज़े में है। तो ये इनइक्वालिटी तो आप यहाँ है ना। मगर मुल्क को तरक्की करवाना चाहते तो यूसीसी कभी भी लाए ना लाए, बात इतना बड़ा इशू नहीं है। लोग उसके बगैर भी जी रहे हैं 75 साल से। तो फिर हर एस्पेक्ट में लाए, तो हर एस्पेक्ट में लाए, हर एक से बात करें, उसके बाद लाया जाए। ये नहीं हो सकता कि आपने जो है एक लॉ कमीशन ने बोल दिया कि आप जो सजेशन दे, जबकि प्रपोजल ही पता नहीं है, सब्जेक्ट मैटर ही पता नहीं है कि किस किस्म का यूसीसी आप लाना चाह रहे।
आप अपनी मर्ज़ी से एक राय दे, लोगों ने शुरू कर दिया, दे दिया, लेकिन उसूलन यूसीसी जो अभी जिसकी बहस चल रही है उसका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। किसी को यही पता नहीं है ना कि यूसीसी किस फॉर्म में आ रहा है, डिटेल्स ही नहीं है। जब डिटेल ही नहीं है किसी चीज़ की तो उस पर बेसिकली राय क्या दी जा सकती है। तो यहाँ पे अलमिया ये है ना हमारे पास कि उन्होंने मांग लिया है, और यही जो 22वां लॉ कमीशन है, उससे पहले 21वें जो लॉ कमीशन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में गवर्नमेंट से कहा कि फिजिबल नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है इसको लागू होना, क्योंकि मुल्क जो है भारत ये है ना, इसके अंदर जो मल्टी कल्चरल एक सिस्टम है, डाइवर्सिटी है, यहाँ का इथोस है, यहाँ पे अनेकता में एकता की जो बात है, ये इसकी ब्यूटी है। ये ऐसी खुसूसियत इस देश की। ये नहीं हो सकता कि पूरे मुल्क को जो है आप एक क़ानून के अंदर समेट सके। उसकी अच्छी एक एग्जांपल ये है कि आपने बोला कि देखिए अब स्कूल के अंदर तो आप यूनिफॉर्म मानते हैं, है ना, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म मानते हैं, फिर बाहर क्यों नहीं? लेकिन देखिए स्कूल के अंदर भी अगर आपने यूनिफॉर्म की बात की है, 50 बच्चों की एक बैच है, स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 है। अब 50 अगर बच्चे हैं और आपने ये बोला कि 50 जितने बच्चे हैं यूनिफॉर्म के साथ उनकी कमर के साइज़ की जो पैंट होगी वो सब सेम होगी, शर्ट की लेंथ सेम होगी, टाई सेम होगी, शूज़ का नंबर 1 होगा, तो मुझे बताइए कि वो यूनिफॉर्मिटी बचती है क्या? एक बच्चे की हाइट 5 फीट हो सकती है, किसी की 3 फीट 4 फीट हो सकती है एक क्लास के अंदर। तो आप वहाँ पर भी वो यूनिफॉर्म बोलने के लिए है। यूनिफॉर्म पर्पसली, यूनिफॉर्म स्कूल का पर्पस ये होता है ना कि आइडेंटिफाई हो कि इस स्कूल के बच्चे हैं, वो उस स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल देने के लिए बतला रहे हैं। तो यूनिफॉर्मिटी जो है ना, आप और गवर्नमेंट ये चाहती है कि सबका साइज़ एक हो, सबकी पैंट एक हो, सबका बरमूडा एक हो, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ख़ास करके इंडिया के अंदर ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये है, मतलब सिंपल अगर हम समझे तो यूसीसी ये है। फिर सर जैसे अभी आपने बताया उससे ये जाहिर होता है कि उसकी डिटेल्स भी मौजूद नहीं है कि वो किस डिटेल्स में आएगा, किस पर कैसे लागू होगा। तो फिर सर उसके बारे में न्यूज़ में इतनी चर्चाएं चल रही है, इतनी बातें चल रही है, वाई आर पीपल नॉट आस्किंग फॉर द डिटेल्स कि वो किस रूप में आने वाला है? अब लोग डिटेल्स की बात पूछ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने असल में फिलवक्त की जो गवर्नमेंट है, इनका ये एजेंडा है। 2014 और 2019 का अगर मैनिफेस्टो हम देखें तो इस गवर्नमेंट ने 3 बड़े कदम उठाना चाहा। उसमें एक है अपने राम मंदिर, दूसरा है 370 और तीसरा है यूसीसी। ऐसे 3 चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट करनी है, उसमें से 2 हो गए। अब इलेक्शन करीब है, 7-8 महीने का वक्फा बचा है, तो अब वो अपना ये तीसरा कार्ड खेलना चाहते हैं। आज़ादी से लेके अब तक एक असल में पूरे मुल्क में एक पैगाम ये दिया गया है या रुझान इस तरीके से बनाया गया है, यूसीसी मतलब मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो कि बिल्कुल मतलब एक बड़ी फैक्ट्री है। ये जो है ना एक भ्रम है कि पॉलिटिकल गिमिक है, और इसमें क्या होता है ना कि मुसलमान वर्सेस गवर्नमेंट, मुसलमान वर्सेस हिंदू, जब भी मतलब इस मामले में यूसीसी का मामला आता तो ऐसा बना दिया जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर भी कुछ लोग हैं ऐसा है जो ये समझते कि सब कम्प्लीटली हमारे ख़िलाफ़ है, वो भी सच नहीं है। और अब मैं आपको बताऊं कि देखिए यूसीसी जो है ना मुसलमानों के लिए ठीक है, कुछ इश्यूज़ को लेके मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगा, जिस समय 3 तलाक़ है, 4 शादियां हैं, विरासत की तकसीम है, बच्चों की कस्टडी है, बच्चों की शादी की उम्र तय करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है, 5-7 इश्यूज़ है। और हम लोग बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसको विरोध ना किया जाए, इसकी मुखालिफत की जाए, लेकिन इस मतलब इस ज़ोर से नहीं कि भाई आप जो है रास्तों पे निकल रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, इसकी वजह से फ़ायदा कुछ नहीं होना है। उनकी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट, मतलब जिस फिलवक्त मौजूदा पार्टी जो है, जो चाहती है कि ऐसा इसका हंगामा बने, तो उसका हंगामा बनने के हम लोग हथियार बन जाएंगे। तो बेस्ट इस बार जो पॉलिसी मतलब मुसलमानों ने इख्तियार की है, इसको विरोध कम करने की, और जिस तरीके से मतलब कम से कम मतलब उसकी जो सीवियरिटी हो वो कम हो, उसके अंदर मुसलमान माशाल्लाह कामयाब हुए हैं। ख़ास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत है और दूसरे हमारे इदारे जमात इस्लामी है, सभी ने यह कहा कि भाई जो ऑब्जेक्शन मांगा गया है उसको ऑब्जेक्शन आप दे दें, रास्ते पे नहीं उतरना है, कोई बड़ी मूवमेंट वगैरह इसको नहीं चलाना है, इसकी हवा ऐसी ही निकलेगी। और इसके अंदर इसकी पॉलिसी का एक फ़ायदा अब देखिए अब हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि मुसलमानों के 5-6 इश्यूज़ है, लेकिन आपको हैरत होंगी कि जिस तरीके से मुसलमानों का एक पर्सनल लॉ है इस देश में, गैर मुस्लिमों का मुसलमानों के अलावा 400 से 500 पर्सनल लॉज हैं।
दुनिया को पर्सनल लॉ बोलते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड है, लेकिन पर्सनल लॉज मतलब जो है ना, पर्सनल लॉ का मतलब ये होता है कि एक मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी का बंदा उसके अपने मज़हब के हिसाब से कुछ चीज़ें उस पर लागू हो। जैसा शादी है, 4 शादी है मुसलमान कर सकते हैं, तो मज़हब इसकी इजाज़त देता है, इसलिए इस देश के कानून भी उसको इजाज़त देता है। तो सिर्फ ये मुसलमानों की हद तक नहीं है, नॉर्थ की जो 7 स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड वगैरह, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी 7 स्टेट्स में 258 ट्राइबल्स हैं। उनके अपने लॉज है जो कस्टमरी लॉज हैं। उसके अंदर 370A जो है, मतलब आर्टिकल 370A जो है, उसके अंदर नागालैंड, सिक्किम वगैरह जो है, इंडिया के साथ इनका एक अकॉर्ड है 1960 का, और इसी बुनियाद पर ये इंडिया से जुड़े हुए हैं और उनका अकॉर्ड है। और 370A, 370J, 371F ये कहता है कि सिक्किम, मेघालय एंड नागालैंड, इन पे भारत की पार्लियामेंट में पास हुए हुआ कोई भी कानून उनके उस स्टेट पे जब तक लागू नहीं होगा, जब तक उनकी अपनी विधानसभा उसको पास न करवाए। और अभी जैसी ही ये मतलब यूसीसी की बात आई है, आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम, मेघालय, नागालैंड के तीनों भी सीएम जो एनडीए के अलाय है, सपोर्टेड बाय बीजेपी है, उन लोगों ने कहा है कि हम किसी सूरत में ये बिल को हमारे इस विधानसभा में पास नहीं करेंगे और ये हमारा कल्चरल डिज़ास्टर होगा। तो आवाज़ उठ रही है, वहाँ से उठी है। उसी तरीके से आपने देखा है कि हर कम्युनिटी, पंजाब मतलब सिखों के अंदर 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक बड़ा उनके कम्युनिटी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ की, मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, उसमें उन्होंने पुरजोर उसकी मुखालिफत की। आपको याद होगा कि आप वालों ने शुरू में कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। वहाँ से जब आवाज़ें उठनी शुरू हुई है ख़ास करके, तो अब उनको जो है ना भागते संभल नहीं रहे, तो अब वो धीरे धीरे ना अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। उनके अगर लीडर्स के स्टेटमेंट सुन रहे हैं तो आपको पता लगेगा क्या वो बोल रहे हैं कि प्रपोजल क्या है बताए, फिर हम सोच के बताएंगे। और पंजाबियों ने, मतलब सिखों ने जो है दिल्ली के अंदर ये डिक्लेयर किया है कि वो अब अपना खुद का एक पर्सनल लॉ बनाएंगे, वोट। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अदर कम्युनिटी को लेंगे हमारे साथ और इसकी मुखालिफत करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के मसले नहीं हैं। आप देखेंगे ना, सिख है, सिख को जो है ना इंडिया के अंदर एक ऐसी अकेली कम्युनिटी है जिसको हथियार रखने की परमिशन है, वेपन कैरी कर सकते हैं, उनके मज़हब का हिस्सा है वो 5 चीज़ें जो उनको लगती है। तो वही एक सवाल यही है ना कि अगर मैं, आप या अदर देन सिख कोई भी हो, अगर वो किसी किस्म का वेपन यूज़ साथ में कैरी करता है और उसके पास उसका लाइसेंस नहीं है, तो उसके ऊपर जो है आर्म्स एक्ट लगता है। लेकिन एक हमारा सिख भाई है उस पर नहीं लगता, क्योंकि उसका मज़हब इजाज़त देता है। लेकिन आप जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, या तो फिर पूरे इंडियंस को आप हथियार रखने की इजाज़त दें, हथियार में खास करके तलवार, डेगर वगैरह, हथियार में मतलब गन वगैरह नहीं, वो भी रखते हैं हथियार, मतलब उसको जनरल नहीं समझे, बल्कि उनका जो मतलब डैगर होता है या तलवार वगैरह वो कैरी करते हैं। तो अब गवर्नमेंट अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगी तो क्या ये होगा कि पूरों को मतलब इजाज़त दे कि हम भी तलवार इस्तेमाल करें क्योंकि सिख इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई ना करे। अगर पंजाब सिखों के ऊपर यह लॉ आएगा तो उनका हिस्सा है ना। कल को ये होगा कि भाई आज अगर आप जो है ट्रैफिक अपने मतलब 2 व्हीलर आप ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, राइड कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा विदाउट हेलमेट तो आपको फ़ाइन होता है। सिख भाई ने किया तो उसको फ़ाइन नहीं है, क्योंकि उनको एग्जेम्पशन है, पगड़ी पहनते हैं। तो आप सबको पगड़ी पहनवा दें या उनको हेलमेट पहनवा दें, या फिर किसी को हेलमेट ना पहना है। तो बोलने का सिर्फ एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि इंडिया के अंदर जो है ना ये मल्टीपल कल्चरल एक डाइवर्सिटीज़ यहाँ पर है, यहाँ का इथोस, इसकी ब्यूटी है। नियर इम्पॉसिबल है कि ये सब करे, और ये कम्प्लीटली जो है ना ये एक मतलब पॉलिटिकल गिमिक है। इसमें मुसलमानों को नहीं बल्कि अदर कम्युनिटीज़ को, जैसा हिंदू फैमिलीज़ है उनको जो अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के अंदर जो है टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, उनका बहुत ज़्यादा एग्जेम्प्ट होता है, दे कैन एंजॉय बहुत ज़्यादा। अब ये अगर यहाँ लाएंगे तो आपको वो होगा। बच्चों की जो मतलब विरासत है हिंदू में, भले ही वो 50% का लॉ है, लेकिन उसके अंदर जो बीच का रास्ता है सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, बाप अगर जीते जी पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को विरासत में दे दे तो बच्ची का हक ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर लॉ आएगा तो फिर देना पड़ेगा।
हम ये नहीं कहते कि बच्चों को हक ना दे, इस्लाम ने तो 1400 साल से ये बोला है कि बच्ची को जो 50% दे, बच्चे को 1% दे, 1 रुपया दे तो उसको 50 पैसे दे। वो देने की वजह, भाई दुनिया को ये चीज़ें क्रूएल लगती है, क्या ऐसा कैसे होता, बच्ची है इसका मतलब कम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपके ज़रिए मतलब अगर बात दुनिया तक जाए, जो गैर मुस्लिम है उनके लिए बेहतर है कि देखिए बच्चियों के अंदर इस्लाम ने कम और मर्द के लिए मतलब बेटे के लिए ज़्यादा इसलिए दिया है कि लड़की की जिम्मेदारियाँ फैमिली में ज़्यादा होती हैं। बच्ची का तो मसला ऐसा है ना कि शादी होने के बाद वो अपने शोहर जाती हैं, शोहर की जिम्मेदारी है, उसके बच्चों की जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन करें। लेकिन यहाँ पे जो लड़का बचता है तो उसको अपने माँ बाप की जिम्मेदारी करनी है, अपने भाइयों बहनों की, सिबलिंग्स की, मैरिजेस है, स्कूल्स है और दूसरे जिम्मेदारियाँ हैं। बहन जब वापस आती है तो उसकी जिम्मेदारियाँ होती है, उसको घर निभाना है, संभालना है, इसलिए उसको ज़्यादा दिया गया है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उसका हिस्सा ज़्यादा है। ये नहीं है कि जुल्म है, बल्कि बीवी तो यहाँ बच्ची जो है वहाँ पर भी जाके 50% यहाँ से लेगी और हस्बैंड का भी माल पूरा मिलेगा। आई थिंक कुछ कम्युनिटीज़ में तो आई थिंक फीमेल लड़की को तो हिस्सा भी नहीं है। हिंदूज़ में नहीं था ना, राइट 1950s के बाद जो हिंदू बिल कोड आया है, एक्चुअली वो क्रूएल हो जाएगा। नहीं एक्चुअल तो था यही ना, उनके अंदर जो कंसेप्ट है कि संस्कार उनकी ये थे ना भाई, मतलब उनकी जो बेसिकली उनका ये था ना कि लड़की को जो कन्यादान कर दिया जाए, जी, जी। जिस दिन उसका कन्यादान हो जाए उस दिन उसका सब ख़त्म हो जाए, है ना, हमने दान कर दिए है, ख़त्म हो गया है। तो उनके लिए तो था ही नहीं है। इसीलिए 1950s में अंबेडकर जिस वक्त भारत के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बिल लेकर आया था, हिंदू कोड बिल। उसके अंदर ये जो हिंदूज, उनका ये कहना था कि हिंदू औरतों को जो है ना कहीं मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है प्रॉपर्टी के अंदर, दूसरी मतलब अगर वीडो है तो दूसरी मैरिज करने के मामले में। आई थिंक उस टाइम तो सती का भी चलन, सती उससे पहले ख़त्म अंग्रेज़ों ने कर दिया था, लेकिन उस वक्त सेकंड मैरिज वीडो की जो है प्रोहिबिट्स थी। तो उन लोग मतलब हिंदू कोड बिल उन्होंने जब लेकर आया तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मुखालिफत उसकी जो है RSS विश्व हिंदू सभा, उस वक्त के जो हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था कि मैं इसको तो कंसेंट ही नहीं दूंगा, आने दो मेरे पास। तो 1950s के अंदर उन्होंने मतलब रिफॉर्म करने चाहा हिंदू मतलब उनके कल्चर मतलब कुछ लॉज में, तो उनकी मुखालिफत इतनी हुई कि उनको रिज़ाइन देना पड़ा। अच्छा, तो वो मानते नहीं। उसके अलावा जो सबसे मेन है, आपको मतलब पता होना चाहिए कि हमने ये RSS के जो सेकंड प्रमुख है गुरु क्या बोलते हैं उनको, गोवालकर। तो गोवलकर ने 1972 के अंदर जो है ऑर्गेनाइज़र को इंटरव्यू देते खत ये कहा था कि टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी पॉइंटर फॉर द डाउनफॉल ऑफ नेशन। अगर UCC लाया जाएगा तो ये तो मतलब डाउनफॉल नेशन के लिए डाउनफॉल होगा, वो भी ओवरऑल नेशन के लिए। और जिसको ये इंटरव्यू दिया था वो ऑर्गेनाइज़र है जो माउथ पीस है RSS का। तो इनके मतलब मोदी जी के गुरु ने ये कहा था कि UCC पॉसिबल ही नहीं है इस देश में लाने के लिए। अब ये फिर क्यों ला रहे हैं, अपने गुरु की बात क्यों नहीं मानते हैं? तो इनको भी कोई लाने में दे आर नॉट सीरियस, उनको सिर्फ इसको पॉलिटिकल गिमिक है, पॉलिटिकल गेम है जो 2024 के लिए इनके लिए लाना है। इसलिए मुसलमानों को सुकून से रहना चाहिए। और खुदा न खास्ता इन लोगों ने अगर लाभ ही लिया, जिस तरीके से NRC और ये हुआ, NRC के लिए जो लॉ हम लोग लेकर रहे थे CAA वगैरह, तो उसको भी उन्होंने लाया और ठंडे बस्ते में ला लिया। तो बहुत ज़िद भी अगर इस बार की गवर्नमेंट ने की तो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे और उसको कहीं ना कहीं वो जो है बिना रूल के कहीं ना कहीं जो है पेंडिंग करवा देंगे। क्योंकि सिर्फ मैंने नॉर्थ ईस्ट की मिसाल दिया, पंजाब की मिसाल दिया, लेकिन ऐसी सैकड़ों एग्जाम्पल्स है जो ये बताती है कि ये इस देश में कभी भी नहीं हो सकते हैं। और ये इन लोगों के लिए लाना एक तो इम्पॉसिबल है, और ला भी ले तो उसको इम्प्लीमेंट करना उससे ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ये हो ही नहीं सकते हैं। ख़ास करके अभी देखिए गोवा के अंदर ऐसा है ना कि 30 ईयर्स का कोई मतलब हिंदू बंदा 30 साल का हो गया, उसकी मैरिज होने के बाद और शादी मतलब उसको बच्चा नहीं हुआ तो उन्हें सेकंड मैरिज कर सकते हैं क्रिश्चियन। अच्छा, हाँ फिर हिंदूज़ जो गोवा स्टेट में है ना, और हिंदू की बात है कि 30 ईयर्स का मतलब हो गया, उसको बच्चा नहीं हो रहा तो उन्हें सेकंड मैरिज कर सकता है, लड़का नहीं हुआ तो। और क्रिश्चियन जो है उसको अगर बच्चा ही नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है। यहाँ बच्चियाँ हो रही है, लड़का नहीं हो रहा तो हिंदू भाई जो है वहाँ पे सेकंड मैरिज कर सकता है। तो क्या फिर दूसरे मतलब मुसलमानों को और दूसरे लोगों को ये परमिट करेंगे कि उनको अगर लड़का नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर लें? जबकि आप इस बात का शोर शराबा कर रहे हैं ना कि मुसलमान पैर मैरिज करता है इसलिए हमको लॉ लाना है, सबको बंद करनी है। तो फिर वो उन लोगों को क्या आप जवाब देंगे? तो ऐसी कई रस्में हैं जो मतलब ख़ास करके मैंने जैसा कहा ना कि
ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हमसे जुड़े हैं, इंडिया से जुड़े हैं, तो उनका यही कहना है कि हम हमारे क़ानून, हमारे मतलब जो उनकी कल्चर है, कस्टम्स है, रिलीजियस है, उसके हिसाब से क़ानून जो हम पे लागू होंगे हम उसी पर रहेंगे, तो आपके साथ रहते हैं। इंडिया ने कहा कि हाँ हम या आप जैसा रहना चाहते हैं रहे, उसके बाद ही वो हमसे जुड़े हुए हैं। अब अगर हम कोई बिल लाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि क्लैश होना है। उनके कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस, वो बिल्कुल कस्टमरी लॉ है उनके आज भी। वो कई मामलों के अंदर तो हमारा सिविल कोड और क्रिमिनल कोड भी उनके पास नहीं चलता है। अच्छा, वो तो अब आप बताइए ना, फिर अब कैसे लागू करेंगे? ला लिया आपने, करेंगे कैसा? तो गवर्नमेंट को भी इस बात की अहम समझ है कि ये लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, फिर भी लाने की कोशिश इसीलिए है कि इसको इलेक्शन, यस, और उसमें मुसलमान जो है मतलब उनको पता है कि थोड़ा कुछ हो गया है तो उछल जाता है, लेकिन इस बार मुसलमानों ने माशाल्लाह समझदारी से काम लिया है, हिकमत से काम लिया है। उसके नताइज अब सामने नज़र आ रहे हैं और अदर कम्युनिटी अब सामने आ रही है। इवन सिखों ने यह कहा कि इस बार हम मुसलमानों को बुलाएंगे कि वो हमारे साथ खड़े रहें। आमतौर पे हम लोग ये सब बोलते हैं ना यार, हम तो है ही, दूसरे कम्युनिटी के लिए लोगों को भी बुलाओ, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि सिख बोल रहे हैं कि हम इस बार मुसलमानों को भी साथ लेते हैं। जी सर, मेरे जो बाकी सवाल थे वो तो ऑलरेडी इस एक सवाल में ही कवर अप हो गए, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत अच्छे से एलाबोरेट करके बताया। आई थिंक कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। जो मेरे भी क्वेश्चन हैं पर्सनल, वो भी क्लियर आउट हो गए, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपका ये कीमती वक्त आपने दिया और इतने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग मोर विल डेफिनेटली कम बैक टू यू इंशाल्लाह विद योर परमिशन एनी टाइम। एंड हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया PNS न्यूज़ टुडे देखने का। परवाज़ में इसी तरीके से हम लोग लेते आएंगे आपके लिए नए नए हॉट टॉपिक्स, और इसी तरीके से आपके सवालात और क्लैरिफिकेशन करते रहेंगे। हमारे चैनल PNS न्यूज़ टुडे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।